प्रिय छात्रों, मेरे शिक्षक मित्रों, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा। पिछले सेशन में मैंने वायरल डिजीजेज की चर्चा की थी। आज मैं इसी कंटिन्यूएशन में बैक्टीरियल डिजीजेज की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन बैक्टीरियल डिजीजेज के विषय में बताने के पहले यह ज़रूरी है कि आप बैक्टीरिया के विषय में जानें, उसकी रचना, उसके वर्गीकरण, उसकी क्रियाओं को समझें, तो इससे बातों की समझ आसानी से होगी। ये बैक्टीरिया और उससे मिलते जुलते माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी और आर्की बैक्टीरिया, ये सभी अब किंगडम मोनेरा में रखे जाते हैं। इन सभी के अंदर जो कोशिका की बनावट है वह है प्रोकैरियोट। तो जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें प्रारंभिक न्यूक्लियस अति सरल रूप में केंद्रक जैसी एक रचना होती है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। हमारे आपके सेल के न्यूक्लियस जैसी रचना नहीं होती है। इनमें हमारी तरह धागेनुमा क्रोमोसोम नहीं होते हैं। उसके बदले एक गोल डबल स्टैंडर्ड डीएनए काफ़ी बड़े आकार में होता है, गुच्छा की तरह बना रहता है और न्यूक्लियस का काम करता है, इसलिए इसे न्यूक्लियोइड कहा गया। इस डीएनए पर किसी भी प्रकार के प्रोटीन का खोल नहीं होता है, जबकि हमारे आपके क्रोमोसोम में डीएनए पर हिस्टोन नाम के प्रोटीन का खोल पाया जाता है। बैक्टीरिया के सारे नॉर्मल काम करने वाले जीन्स इसी न्यूक्लियोइड में पाए जाते हैं। एक ही मेन क्रोमोसोम पर यह सभी आवश्यक जीन बसे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे और भी कई सर्कुलर डीएनए के टुकड़े मिलते हैं जिन्हें प्लास्मिड कहा जाता है। या तो इस पर कोई जीन होता नहीं है, और अगर होता भी है तो वह अतिरिक्त जीन है, अन्य कुछ विशेष क्रियाओं के लिए बना हुआ है। उसके न रहने से भी सेल के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रोकैरियोट में कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार का सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, तो इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन के नहीं रहने के कारण न तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जैसी कोई चीज़ पाई जाती है। इसलिए इनकी रचना बिल्कुल सरल है। डीएनए का बंच न्यूक्लियोइड बनाया और छोटे आकार के राइबोसोम, जिसे 70S राइबोसोम कहते हैं, वह प्रोटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरा रहता है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट नहीं होते हैं, इसलिए साइटोएंडोस्केलेटन, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम और असली वास्तविक रूप में सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। हालांकि सीलिया जैसी या फ्लैजिला जैसी ठोस प्रोटीन की बनी रचनाएं मिलती हैं। अब इसमें सबसे सिंपल है माइकोप्लाज्मा, जिसे फंगस के जैसा प्रोकैरियोट माना जाता है। यह प्लूरोन्यूमोनिया नाम का बीमारी कैटल में और लेप्रोसी आदमी में उत्पन्न करने वाला है।
इस पर कोई कैप्सूल या सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लेकिन अन्य बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल का निर्माण म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकैन नामक पदार्थ से हुआ है। इसे कॉमनली म्यूरेइन भी कहा जाता है। इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का एक के बाद दूसरा अणु जुटकर लंबा चेन बनाए रहता है। अब बैक्टीरिया के सेल वॉल को रंगने के लिए क्रिश्चियन ग्राम नाम के वैज्ञानिक ने 1884 में एक डिवाइस बनाया। उन्होंने क्रिस्टल वायोलेट और आयोडीन रीएजेंट का उपयोग किया। रंगने के बाद पूरा स्लाइड नीला रंगा जाता है। तो अतिरिक्त रंग को धोने के लिए हम लोग स्लाइड को अल्कोहल से धोते हैं, अल्कोहल में डुबा कर निकाल लेते हैं। अगर अल्कोहल में डुबाने के बाद सारा का सारा रंग घुल जाए, वह रंगहीन हो जाए, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहलाएगा। यानी ग्राम स्टेन से इसने रिएक्शन नहीं किया। लेकिन अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल रंगा जाए तो उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे। हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले अधिकांश बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव हैं। 1-2 बैक्टीरिया ही ग्राम पॉजिटिव है। अब ये दोनों निगेटिव और पॉजिटिव का अंतर उसके सेल वॉल की बनावट के आधार पर समझा जा सकता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल पतला होता है। इसमें अनेकों प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, खासकर सल्फर अमीनो एसिड, सिस्टेइन और मिथायोनिन पाए जाते हैं। इसमें लिपिड की भी थोड़ी मात्रा होती है, लेकिन टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की दीवार मोटी होती है। उसमें 10-12 प्रकार के ही अमीनो एसिड होते हैं। सल्फर अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। लिपिड या तो नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, और टिकोइक एसिड 10% से ज़्यादा पाया जाता है। तो जिसमें टिकोइक एसिड पाया जाता है वो पॉजिटिव, नहीं पाया जाता है तो निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में 10% और ग्राम निगेटिव में सेल मेम्ब्रेन की रचना भी काफ़ी जटिल होती है। अब ये बैक्टीरिया जो अक्सर तरल माध्यम में रहते हैं, सूखे में नहीं रहते हैं, उनकी सतह से लसलसा पदार्थ यानी स्लाइम उत्पन्न होते रहता है, जिससे सेल के चारों ओर स्लाइम लेयर बन जाता है। कई बार यह स्लाइम लेयर सूख कर एक कैप्सूल बना लेता है, जैसे कि निमोनिया वाले बैक्टीरिया में। तो कैप्सूल या स्लाइम लेयर, सेल वॉल, तब सेल मेम्ब्रेन, ऐसी ही बैक्टीरिया की बाहरी बाउंड्री का निर्माण होता है। अगर स्लाइम जमकर कैप्सूल बना ले तो पूरा सेल ढक जाएगा, तो देखने में वह बैक्टीरिया चिकना चिकना लगेगा। लेकिन अगर स्लाइम लेयर नहीं जमता है, कैप्सूल नहीं बनता है, तो उसकी सतह से छोटे छोटे उभार के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिलाई का निर्माण करता है और वह देखने में रफ लगता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे उभार के रूप में इस पर ये बहुत सारे पिलाई बने हुए हैं और एक लंबा सा फ्लैजिलम या टेल बना हुआ है, लेकिन ये सॉलिड थ्रेड है। इसमें 9 पेयर्स पेरिफेरल फाइबर और 2 सेंट्रल फाइबर नहीं पाया जाता है। बीच में बंच ऑफ डीएनए है और छोटे छोटे राइबोसोम साइटोप्लाज्म में जहाँ तहाँ बिखरे हुए हैं।
हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, प्लेग, मेनिंजाइटिस, सिफिलिस, गोनोरिया, टिटेनस इत्यादि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होता है, जबकि फूड पॉइजनिंग, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है। अब चूंकि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए ये एनारोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, अनॉक्सी श्वसन करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। इनके सेल मेम्ब्रेन पर एक हिस्सा में कोई फोल्ड जैसा या वेसिकल जैसी रचना बन गई है। इस रचना को मीजोसोम कहा जाता है। इसमें क्रेब्स साइकिल कराने के लिए सारे एंजाइम और सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए ये एरोबिक रेस्पायरेशन कर सकते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो विषम पोषण यानी सेप्रोट्रॉफ या पैरासाइट के रूप में रहते हैं। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जिस पर क्लोरोफिल पिगमेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, फिर भी क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसलिए ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। अब बैक्टीरिया को उनके बनावट के आधार पर पहचाना जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। अगर यह गोल अंडाकार स्फेरिकल बैक्टीरिया है तो इसे कॉक्साई कहते हैं। जब यह अलग अलग रहता है तो मोनोकॉक्साई, 2 के समूह में हो तो डिप्लोकॉक्साई, 4 के समूह में हो टेट्राकॉक्साई, लंबा लंबा चेन बनाए तो स्ट्रेप्टोकॉक्साई और अनियमित आकार का गुच्छा बना ले तो स्टेफाइलोकॉक्साई कहलाता है। अगर यह थोड़ा लंबा हो यानी रॉड शेप्ड हो तो उसे बैसिलस कहेंगे। अब हमारी स्किन पर स्ट्रेप्टोकॉक्साई और स्टेफाइलोकॉक्साई ये दोनों बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं और घाव उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब स्टेफाइलोकॉक्साई घाव उत्पन्न करता है तो उसमें पस बन जाता है, इसलिए स्टेफाइलोकॉक्साई को पस कॉजिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई, बैसिलस कोलाई, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, लैक्टोबैसिलस इत्यादि लंबे आकार के यानी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं। और अभी जो डायग्राम आपने देखा था वह भी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया था। अब कॉमा के आकार का या आगे का शरीर गोल या रॉड शेप्ड हो और एक लंबा सा उसमें फ्लैजिला जुटा हुआ हो तो कॉमा के आकार का माना जाएगा, उसे विब्रियो कहते हैं। कॉलेरा नाम की बीमारी विब्रियो कोलेरी से होता है। कुछ बैक्टीरिया काफ़ी लंबे दुबले और टेढ़े मेढ़े से होते हैं या कॉइल बना लेते हैं तो उसे स्पाइरिलियम कहा जाता है। तो स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस और स्पाइरिलम विनोग्रेडस की ये डिकम्पोजर बैक्टीरिया हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट में और फीकस में पाए जाते हैं, उसे नष्ट करते रहते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, ये 2 का समूह है तो स्ट्रेप्टोकॉक्साई है, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की रचना है, कॉमा शेप्ड मान सकते हैं इसको आप। ये देखिए स्पाइरल है यानी स्पाइरिलम के अंदर आएगा। ये विब्रियो कोलेरी है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, ये भी रॉड शेप्ड है, ये भी रॉड शेप्ड है। तो ये स्ट्रेप्टोबैसिलस है। तो ये विभिन्न आकार प्रकार के द्वारा बैक्टीरिया को अलग अलग माइक्रोस्कोप से पहचाना जा सकता है। अब बैक्टीरिया के समूह में सबसे प्राचीन बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया कहलाता है, जो ऐसे अजूबे वातावरण में रहता है जहां आमतौर से जीवन संभव नहीं रहता है।
वहाँ आपका हमारा रहना भी जटिल होता है। आमतौर से इसके साथ कोई नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। जब यह काफ़ी नमकीन जल में पाया जाए तो इसे हेलोफाइल्स कहते हैं। ये हेलोफाइल्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके लिए इसमें बैक्टीरियो रोडोप्सिन पिगमेंट पाए जाते हैं। समुद्री जल में ऐसे बैक्टीरिया काफ़ी मिलेंगे। गर्म पानी के झरनों में थर्मोएसिडोफिल्स पाए जाते हैं। यह हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करके उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। इनमें कुछ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं। फोटोसिंथेसिस में ये सल्फर रिलीज करते हैं। अब दलदली क्षेत्र में जहाँ ऑर्गेनिक वेस्ट सड़ते गलते रहता है या एनिमल के डंग में, कैटल और बुफेलो के डंग में मीथेन उत्पन्न करने वाला मीथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। इन्हीं बैक्टीरिया के कारण गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? तो मीथेन पाया जाता है। अब जो सामान्य बैक्टीरिया होते हैं उनके लिपिड बाइलेयर में ग्लिसरॉल के साथ लंबे लंबे 2 या 3 फैटी एसिड जुटे रहते हैं। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया हैं उनमें फैटी एसिड की जगह पर फैटी एल्डिहाइड पाया जाता है। इसलिए यह एस्टर बॉन्ड बनाने के बदले ईथर बॉन्ड का निर्माण करते हैं। आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकैन नहीं पाया जाता है, लेकिन किसी किसी बैक्टीरिया में इससे मिलता जुलता पदार्थ स्यूडोम्यूरेइन पाया जाता है। अब फिर से हम लोग वापस माइकोप्लाज्मा से प्रारंभ करें। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है जिसका आकार 0.2 माइक्रोमीटर से कम होता है। इससे छोटा कोई दूसरा सेल नहीं होता है। इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी इसे पहचानने में कठिनाई होती है। 1843 में पास्चर ने कैटल के फेफड़े से निकलने वाले प्लूरल फ्लूइड में इसकी खोज किया था और उन्होंने इसका नाम प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO रखा था। लेकिन यह नाम माइकोप्लाज्मा नोवाक नामक वैज्ञानिक ने 1929 में दिया। चूँकि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसलिए अमीबा की तरह यह अपने आकार प्रकार को बार बार बदल सकते हैं, यानी यह प्लूरोमॉर्फिक होते हैं। इस आकार परिवर्तन के कारण इन्हें कभी कभी माइक्रोबायोलॉजी का जोकर्स कहा जाता है, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सियानोबैक्टीरिया, मैंने पहले ही कहा कि इस ब्लू ग्रीन एल्गी में जो एल्गी नहीं है, इसका क्रोमोसोम बैक्टीरिया जैसा प्रोकैरियोटिक है। इसमें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है जिस पर क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिली प्रोटीन पाया जाता है। क्लोरोफिल ए के कारण यह ग्रीन और फाइकोबिली प्रोटीन के कारण ब्लूइश लगता है, इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। यह फोटो ऑटोट्रॉफ है। इसके अधिकांश स्पेसीज हवा से नाइट्रोजन ग्रहण कर नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाते हैं, इसलिए इनका उपयोग बायो फर्टिलाइजर की तरह होता है। अब यह देखिए, ये एक डायग्राम है। इसे हल्का ग्रीन बनाने का मुख्य कारण है कि सेल मेम्ब्रेन के बाद जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन दिखलाया गया है यहाँ, इस पर क्लोरोफिल ए चिपका हुआ, बसा हुआ पाया जाता है। नॉस्टॉक नाम का यह ब्लू ग्रीन एल्गी तालाबों में ढेर सारा मिलता है। इसमें तो यह चेन बनाकर है, लेकिन एनाबीना में गुच्छा बना रहता है
और ये दोनों इतनी तेज़ी से अपना डेवलपमेंट करते हैं कि बहुत जल्दी एक साफ तालाब 5-10 दिन के अंदर इनसे पूरी तरह ढक जाता है, यानी सरफेस ब्लूम तैयार होता है। इन्हें बायो फर्टिलाइजर के रूप में आसानी से उपयोग में लाया जाता है। कई साइनोबैक्टीरिया प्लांट्स के रूट में, स्पॉन्जेज और सिलेंटेटा के बॉडी वॉल में घुसकर रहते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। कुछ फंगस के साथ अस्थायी रूप से ये एसोसिएट होकर लाइकेंस का निर्माण करते हैं। अब ऐसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में स्पाइरुलिना नाम का एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसके ड्राई वेट का 70% हिस्सा प्रोटीन का बना हुआ है। तो कई देश में इसे सलाद की तरह खाया जाता है, कच्चा ही खाया जाता है। अब जो बैक्टीरिया स्वपोषी होंगे उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहेंगे। यह फोटोसिंथेसिस से या केमिकल के ऑक्सीडेशन से स्वपोषण कहते हैं। लेकिन जो विषमपोषी बैक्टीरिया है वो किसी न किसी ऑर्गेनिक पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं। ये फोटो हेट्रोट्रॉफ या फिर कीमो हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। अधिकांश का जीवन विषमपोषी जीवन मृतोपजीवी यानी सेप्रोट्रॉफ होता है, सड़ते गलते पदार्थों पर निर्भर, या पैरासाइट परजीवी के रूप में रहता है। यही पैरासाइटिक फॉर्म बीमारी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। सिम्बायोंट बहुत कम होते हैं। अब मनुष्य में होने वाली बीमारियों का कुछ लिस्ट देखिए, फिर एक एक कर हम उसकी बात करेंगे। स्कारलेट फीवर स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस के कारण होता है। गोनोरिया निसेरिया गोनोरियाई के द्वारा होता है, यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। मेनिंजाइटिस निसेरिया मेनिंजाइटाइटिस के कारण होता है। एंथ्रेक्स का स्पेसीज बैसिलस एंथ्रेसिस है। टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, बॉट्यूलिज क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, गैस गैंग्रीन क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। ट्रांसमिशन के तरीके में ड्रॉपलेट का मतलब होता है कि खांसते छींकते समय हवा में छोटे छोटे बूंद के रूप में हमारे नाक से, मुंह से, फेफड़े से निकल के जो कण फैलते हैं उनके साथ बैक्टीरिया और उसके स्पोर फैलते हैं। कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, ब्यूबोनिक प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस, हुपिंग कफ, बॉर्डेटेला पर्टूसिस, डिप्थेरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, लेप्रोसी माइकोप्लाज्मा लेप्री के द्वारा, सिफिलिस ट्रिपोनीमा पैलिडम के द्वारा और निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के द्वारा फैलने वाला रोग है। बैक्टीरियल डिसेंट्री बड़ा कॉमन है। सीजेला सोनी के कारण ये फैलता है। टाइफस, ये टाइफाइड नहीं है, ये टाइफस अलग बीमारी है। यह रिकेट्सिया प्रोवाजेकी के द्वारा फैलता है। रॉकी माउंटेन डिजीज रिकेट्सिया रॉकेट्साई के कारण होता है। स्पॉटेड फीवर या क्यू फीवर जो है कॉक्सिएला बर्नेटी के द्वारा होता है, जो लाइस के द्वारा फैलाया जाता है। ट्रेंच फीवर रोकालीमिया क्वेंटेना के द्वारा फैलता है। यह कॉन्टैक्ट और फोमाइट्स से होता है। फोमाइट्स लाइस के मरे हुए छिलके की तरह होते हैं। ट्रैकोमा, क्लेमाइडिया
ट्रोकोमैटिस के द्वारा फैलता है। यह टिक से उत्पन्न बीमारी है। स्कारलेट फीवर क्या है? तो स्ट्रेप्टोकोक्साई पायोजेंस बैक्टीरिया है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, प्रभावित करता है, फेरिंक्स को प्रभावित करता है और 12 से 24 घंटे के अंदर शरीर पर छोटे छोटे दाने उत्पन्न कर देता है। इन दानों को गूज पिंपल्स कहा जाता है। इसमें काफ़ी हाई फीवर रहता है। इस फीवर को पहचानने के लिए डिक्स टेस्ट किया जाता है। एंथ्रेक्स आमतौर से जानवरों में होता है, गाय भैंस पालतू जानवरों में, लेकिन इसका बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस या उसका स्पोर मनुष्य को भी प्रभावित कर सकता है। यह स्किन को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस, पता नहीं ये कैसे आता है हमारे शरीर में। इसके कई अनजान रूट्स हो सकते हैं। यह निसेरिया मेनिंजाइटाइटिस नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। आमतौर से यह बीमारी नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। गर्दन एकदम कड़ा हो जाता है, सर में दर्द रहने लगता है, बुखार होती है, कन्फ्यूजन की अवस्था रहती है, वॉमिटिंग होता है, तेज रोशनी एकदम बर्दाश्त नहीं होता है, जोर की आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं होती है। अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो यह नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके अस्थायी रूप से किसी को बेहोश कर सकता है, कोमा में ला सकता है, डेथ हो सकता है, या आदमी बच भी जाए तो उसका मेमोरी लॉस हो जाता है। इसलिए यह काफ़ी खतरनाक रोग है। कहीं कटफट जाने से, घायल हो जाने से, एक्सीडेंटली मिट्टी में पाए जाने वाले क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया उस कटी हुई जगह से अंदर चले जाते हैं और टिटेनस नाम का रोग उत्पन्न करते हैं। इस टिटेनस के कारण मसल्स जहाँ तहाँ कड़े होने लगते हैं और शरीर ऐंठ जाता है, हाथ पैर तन जाता है, जिससे ब्रीदिंग चोक्ड हो जाता है, डेथ भी हो सकता है। इससे बचाव के लिए घायल होते ही एंटी टिटेनस सीरम ATS या टेटवैक का इंजेक्शन लिया जाता है। टिटेनस वैक्सीन का इंजेक्शन लिया जाता है। खुले में काफ़ी देर से बने हुए भोजन में क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम नाम का ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैसिलस हवा के द्वारा आ जाता है। इसके कारण फूड पॉइजनिंग होता है। ये बैक्टीरिया जो एक्सोटॉक्सिन नाम के पदार्थ बनाते हैं वह हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत अटैक करता है। उसके कारण जीभ फूल जाता है, जीभ में सूजन हो जाती है, आँखों की रोशनी ब्लर होने लगती है, वॉमिटिंग, डायरिया और रेस्पिरेटरी फेल्योर होता है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो 2-4-5 दिनों के अंदर डेथ होने की भी संभावना रहती है। लेकिन अगर भोजन को 90 डिग्री से ऊपर तापक्रम पर 10 मिनट कम से कम बॉयल किया जाए तो ये एक्सोटॉक्सिन नष्ट हो जाते हैं और तब उसे ढक कर रखा जाए, गर्म अवस्था में ही खाना खाया जाए तो इस तरह की बीमारी की संभावना कम रहती है। गंदी जगह पर
बोट्युलिज्म की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी नाम के ग्राम नेगेटिव बैसिलस से होता है। यह प्रदूषित भोजन और जल के कारण फैलता है। इसमें फीवर और माथे में दर्द, भूख की कमी, पेट कमज़ोर होना, कब्जियत होना, बुखार में कुछ से कुछ बोलना इत्यादि डेलीरियम कहते हैं इसे, यह सब सामान्य लक्षण हैं। विडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड की जांच की जाती है। कभी कभी कोई व्यक्ति इसका कैरियर भी हो सकता है। मैरी मेलोन नाम की एक महिला जो अपना मेस चलाती थी, वह खुद बीमार नहीं थी, लेकिन उस मेस में खाने वाले बच्चे हमेशा टाइफाइड से पीड़ित रहते थे। जब महिला में टाइफाइड की खोज हुई, उसे ठीक किया गया, लेकिन तब से मैरी मेलोन को टाइफाइड मैरी नाम दिया गया। यह एक प्रसिद्ध मेडिकल हिस्ट्री बन गया। कॉलेरा बरसात के बाद फैलने वाला एक खतरनाक रोग है जो विब्रियो कॉलेरी से फैलता है। रॉबर्ट कॉच नाम के वैज्ञानिक ने इसी बैक्टीरिया की खोज के बाद अपना प्रसिद्ध जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था। कॉलेरा में बहुत तेजी से डायरिया और डिसेंट्री उत्पन्न होता है। पानी का भयानक लॉस होता है जिसके कारण डेथ हो जाता है। तो बचाव के लिए तुरंत सलाइन देना जरूरी है, क्योंकि सोडियम के कमी से बॉडी कोलैप्स कर रहा है। तो 0.5 नॉर्मल सलाइन का तुरंत ट्रांसफ्यूजन आवश्यक होता है। एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट उसके बाद होता रहता है। इसमें डेथ की संभावना 4 से 6 घंटे में हो सकती है। ब्यूबोनिक प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस से होता है। आज़ादी के पूर्व यह काफ़ी प्रभावी रोग था, लेकिन अब इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। यह आमतौर से चूहे या छोटे रोडेंट को पहले प्रभावित करते हैं और रैट फ्ली नाम का इंसेक्ट चूहे से आदमी तक इसे पहुंचाता है। यह ब्लड स्ट्रीम में जाकर लिम्फ नोड्स जो कांख में, जांघ में, गर्दन में जहाँ तहाँ होते हैं, उसमें जाकर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इसके कारण ठंड के साथ 102 डिग्री या उससे अधिक बुखार हो जाता है। मसल्स में जहाँ तहाँ क्रैम्प हो जाता है। लिम्फ में सूजन हो जाता है। कॉक्लिया में ब्लीडिंग होने लगता है। इससे बहरापन हो सकता है और ऐसा माना जाता है कि 60% पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। वायसॉन स्टेन टेस्ट के द्वारा प्लेग की पहचान की जाती है। बच्चों में पर्टूसिस यानी हुपिंग कफ की संभावना काफ़ी अधिक होती है, जो बॉर्डेटेला नामक बैक्टीरिया बॉर्डेटेला पर्टूसिस से उत्पन्न होता है। इसमें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी प्रभावित होता है। हल्के बुखार के साथ गला बंद होने लगता है, जिससे बड़ा अजीब सी खांसी, हिंदी में हम कहते हैं कि ढोइनी ढसनी जैसी खांसी हो गई। इस प्रकार के खांसी को ही हुप कहा जाता है, इसलिए यह हुपिंग कफ कहलाता है। इससे बचाव के लिए ट्रिपल वैक्सीन, डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टिटेनस तीनों के एक कॉमन वैक्सीन है डीपीटी,
बच्चों में इसका इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी होता है। डिप्थेरिया आमतौर से हमारे पालतू पशुओं के अंदर पाया जाता है, जो एक ग्राम पॉजिटिव बैसिलस के कारण होता है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। इसमें गले में कफ एकदम जमकर सॉलिड मास बना लेता है, जिसके कारण श्वसन नली की दीवार जम सी जाती है और दम घुटने लगता है। तो गलघोंटू बीमारी हिंदी में इसे लिखा जाता है। डीपीटी लगाए रहने पर इसकी संभावना बहुत कम होती है। 6 टेस्ट के द्वारा इसके बैक्टीरिया की पहचान की जाती है। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी बड़ा ही कॉमन बीमारी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। मूल रूप से यह फेफड़े को प्रभावित करता है, लेकिन फेफड़े के अलावे यह बोन मैरो में, पैर हाथ के जोड़ पर, आँख के अंदर लिम्फ नोड में, किडनी, लैरिंक्स, स्किन इत्यादि कई जगहों को प्रभावित कर सकता है। मॉन्टेक्स टेस्ट के द्वारा इसकी जांच की जाती है। इससे बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। यह 3 वैज्ञानिक बैसिले, कालमेट्टी और गुएरिन, इन तीनों के नाम पर बीसीजी का टीका तैयार किया गया है। रिफाम्पिसिन नाम के एंटीबायोटिक के साथ 2-3 और एंटीबायोटिक मिलाकर 3 से 6 महीने तक इसका ट्रीटमेंट करने से रोग मुक्त होने की संभावना रहती है। लेप्रोसी, इसकी खोज 1874 में जेरहार्ड आर्मियर हैंसेन नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हैंसेन्स डिजीज भी कहते हैं। आमतौर से यह बच्चों को प्रभावित करता है। स्किन पर जहाँ तहाँ घाव हो जाता है, जबकि वास्तव में यह अंदर नर्वस सिस्टम को पहले अटैक करता है। स्किन पर इसका प्रभाव बाद में दिखता है। इसके कारण हाथ पैर की उंगलियां गल जाती हैं। अब इसका भी उपचार आसानी से होने लगा है। इसके अलावा जानवरों में जो होने वाली कुछ बीमारियां हैं, उसमें सबसे कॉमन डिप्थेरिया ही है, एंथ्रेक्स है, ब्लैक लेग डिजीज है, एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस और ब्लैक लेग डिजीज क्लोस्ट्रीडियम चौभी के द्वारा फैलता है। प्लांट में भी स्यूडोमोनास सोलेनेसियम सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो उत्पन्न करता है। जेंथोमोनास साइट्रस कैंकर उत्पन्न करता है। जेंथोमोनास ओराइजी धान में ब्लाइट डिजीज उत्पन्न करता है। कोरिनोबैक्टीरियम ट्राइटिसी गेहूं में टुंडू बीमारी उत्पन्न करता है। और इर्विनिया एमाइलोभोरा या एप्पल और पीच में फायर ब्लाइट नाम की बीमारी उत्पन्न करता है। तो एक संक्षेप में, समरी के रूप में, आप ह्यूमन में होने वाली बीमारियों को दोहरा कर देख सकते हैं कि डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से न्यूमोनिया, साल्मोनेला टाइफोसा से टाइफाइड, विब्रियो कॉलेरी से कॉलेरा, पास्यूरेला पेस्टिस से प्लेग, निसेरिया मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी, निसेरिया गोनोरिया नाम की बीमारी, ट्रिपेनोमा पैलिडम सिफिलिस की बीमारी, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया नामक रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी उत्पन्न करता है, बॉर्डेटेला पर्टुसिस से हुपिंग कफ,
और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से टिटेनस तथा माइकोबैक्टीरियम लेप्री से लेप्रोसी नामक रोग उत्पन्न होता है। तो आपने इस तरह से बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले मनुष्य के रोग, कुछ पशुओं के रोग और पौधों के रोग को भी पढ़ा। तो इसके साथ इन्फेक्शन की ये दो प्रमुख प्रकार वायरस और बैक्टीरिया समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद हम लोग इम्यूनोलॉजी के मूल चैप्टर्स प्रारंभ करेंगे। सी यू अगेन in the next session.